हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी, और यू कैन से मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। ये आपका चैप्टर सेकंड ऑफ आईटीआई ट्रेड थ्योरी कोपा का पार्ट सेकंड है। ओके, तो ज़्यादा बिना किसी बकवास के सीधा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कि मेमोरी और उसके टाइप्स कितने हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और इस चार्ट को आप मेरे साथ जो है या फिर बनने के बाद वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में जो आज हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चार्ट में, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मेमोरी। मेमोरी आपके पास दो टाइप की होती है, और इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेमोरी का जो आपका फर्स्ट टाइप होता है वो आपकी होती है मेन मेमोरी। जो आपकी पहली मेमोरी होती है वो होती है मेन मेमोरी, एंड सेकंड आपके पास होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड होती है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी को जो है हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब सेकेंडरी मेमोरी भी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। मेमोरी और स्टोरेज हम जो है एक ऐसी टर्म है जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप कभी मेमोरी कह सकते हो, कभी स्टोरेज कह सकते हो, बस एक डिफरेंस है, अभी बताता हूँ क्या। दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। अब वो बताता हूँ मैं आपको क्या। जब भी वो सिर्फ मेमोरी कहे, जब भी क्या कहे, मेमोरी कहे, तो समझ लेना वो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। जब भी मेमोरी टर्म यूज़ हो तो समझ लेना प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। और जब भी स्टोरेज टर्म यूज़ हो जाए तो समझ लेना सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। जब भी स्टोरेज टर्म यूज़ करे कोई तो हमको समझना है कि वो जो है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा है। जैसे कि आपसे अगर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटा बताओ मेमोरी क्या होती है, तो आपको जो चीज़ बतानी है वो बतानी है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ कंप्यूटर में स्टोरेज क्या होती है, तो समझ लेना जो आपको बताना है वो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी फॉर मेन मेमोरी एंड स्टोरेज फॉर सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं। अब ये आपकी दो तरह की हो गई, मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। अब मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी, है ना। या फिर एक और आता है ऐसे ही, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं उसको, है ना, मैग्नेटिक डिस्क। क्योंकि जगह कम है तो मैं पूरा लंबा लंबा नहीं लिख सकता, मुझे भी और भी चीज़ें बनानी है यहाँ। और ऑप्टिकल स्टोरेज के आपके एग्जाम्पल हैं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, और डीवीडी, ठीक है, डिजिटल डीवीडी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका डीवीडी। कूल, क्लियर। अब आ जाते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपके पास दो होती हैं। एक होती है आपके पास रोम, और दूसरी होती है आपके पास रैम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसे आप यहाँ पे नोट कर लो, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रोम इज रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी आपकी दो तरह की हुई। अब ये इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। रोम आपकी तीन तरह की होती हैं। पहली होती है आपकी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको। दूसरी होती है आपकी ई पी रोम,
इसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड होती है आपकी EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, घबराना नहीं है अभी बिल्कुल भी, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें यहीं ध्यान हो जाएंगी और सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में भी आएंगी, तो आपको मज़ा भी आएगा। रैम जो मेन मेमोरी का सेकंड पार्ट होता है, इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका SRAM, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, एस यहाँ पे क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा होता है आपका DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये तो हो गए आपके वो सारे के सारे टाइप्स मेमोरी के। ये फ्लो चार्ट है, इसे आप नोट कर सकते हो, यहाँ से अपनी बुक में बना सकते हो देख के, यहाँ पे वीडियो पॉज करके, है ना, अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, इसे मैंने बोल दिया था यहाँ पे CD DVDs का जो एग्जांपल है ऑप्टिकल स्टोरेज का, वो लिख लेना, शायद दिखाई ना दे रहा हो वीडियो में, है ना। तो अभी इसको आप पूरे को नोट कर सकते हो। और अब हम इन सबको पढ़ने वाले हैं एक एक करके डिटेल्स में। ये तो एक्चुअली वो पार्ट है पूरा का पूरा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा नहीं वैसे तो बहुत पुराना है ना, आपको नई चीज़ें जो है कम ही पढ़ाई जाती हैं। तो जो कुछ नई चीज़ें आ गई मार्केट में, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए उनके बारे में बता दूंगा। जैसे कैश मेमोरी होती है, जैसे, है ना, कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल कंप्यूटर्स का, वो क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड डिफाइन करता है। तो उस तरह की कोई चीज़ें जो नई आएंगी बीच में, जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, वो आपकी नॉलेज के एनहेंसमेंट के लिए, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको कोशिश ऐसे समझाने की करूँगा कि आपको इंटरेस्ट आए। और अगर इंटरेस्ट आएगा तो आप लंबी वीडियो भी देख के जो है ना चीज़ों को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमें मेमोरी को डिफाइन करना आना चाहिए। मेमोरी होती क्या है, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले मेमोरी होती क्या है, तो जब भी एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई कह रहा है ना मेमोरी बताओ क्या है, तो वो कह रहा है प्राइमरी मेमोरी बताओ क्या है। क्योंकि अगर वो सेकेंडरी मेमोरी को कहता तो या तो वो ये चीज़ कहेंगे आपको सामने से कि सेकेंडरी मेमोरी बताओ क्या होता है, या फिर वो कह देंगे कि स्टोरेज बताओ क्या होता है। तो जब वो सिर्फ मेमोरी की बात कर रहा है तो समझ लेना वो प्राइमरी मेमोरी को पूछ रहा है। अब मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जो साधारण भाषा में मैं आपको कहूँ वो क्या है, कंप्यूटर का कोई भी ऐसा भाग, ये मान लो आप कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जो वर्किंग स्टोरेज की तरह कार्य करता है, आपका मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जो वर्किंग स्टोरेज की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको अब हम पढ़ते हैं हिंदी में ढंग से। तो हिंदी में क्या है इसकी डेफिनेशन, कि कंप्यूटर का वो भाग, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप, किसी भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर प्रोग्राम को स्टोर करते हो। मेमोरी कहलाता है। फिर से दोहराऊं, कंप्यूटर का कोई भी वो भाग जिसके अंदर आप किसी भी डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रोग्राम को संग्रहित करते हो, क्या कहलाता है आपका, मेमोरी कहलाता है। और इसे आप स्टोर करते हो किस तरीके से कि इसका भविष्य में बहुत ही तेजी से इस्तेमाल किया जा सके। किस लिए स्टोर करते हैं, ताकि भविष्य में इस चीज़ का तेजी से इस्तेमाल किया जा सके, इस पे कार्य किया जा सके। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर का कोई भी वो भाग जिसके अंदर किसी भी डेटा, प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को संग्रहित किया जाता है ताकि उसे भविष्य में जल्दी से या फिर इंस्टेंटली इस्तेमाल किया जा सके, उस भाग को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में
मेमोरी कहते हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको छोटा सा ये समझाना चाहता हूँ कि मेमोरी कंप्यूटर में कैसे काम करती है, हाउ मेमोरी वर्क्स। अब जैसे कि थोड़ा सा मेरी आदत है कि मैं आपको कंप्यूटर की टर्म्स में ना बताऊं कि मेमोरी कैसे काम करती है, थोड़ा सा हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं। सपोज करो ये एक कॉलोनी है ना, ये क्या है, एक कॉलोनी है, ठीक है। इस कॉलोनी में कुछ रास्ते होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेयर कर लेना है ना, मेरी गंदी ड्राइंग को। इसमें यहाँ पे जो है कॉलोनी में घर होंगे, ये आपके घर हो गए। इस पूरी कॉलोनी में जो है ऐसे ऐसे करके घर हो गए, ठीक है। अब अगर आप इस कॉलोनी में कहीं रहते हो, मैंने कह दिया कि इस वाले घर में आप रहते हो, इस वाले घर में आप रहते हो, ये क्या है, आपकी लोकेशन है, ठीक है। और मुझे आप तक पहुंचना है, तो इस घर का क्या होगा, एक एड्रेस भी होगा, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, XYG कॉलोनी, है ना, और XYG जो है गली नंबर, XYG सिटी डिस्ट्रिक्ट, और कुछ भी। तो अब आप जो हो यहाँ पे इस घर में, आप जो हो, आप ये हो, ठीक है। आपके मैं बाल बना देता हूँ, आप ये हो। इस घर में जो आप हो वो क्या है, वो एक डेटा हो सकता है, वो एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, या आप एक प्रोग्राम हो सकते हो, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है। मेमोरी कैसी भी हो सकती है, जिसकी जो बड़ी कॉलोनी होगी उसका मतलब बड़ी मेमोरी, जो छोटी कॉलोनी होगी वो कम मेमोरी। यानी कि ये कॉलोनी अगर बड़ी है तो हम कह देंगे 4 GB की कॉलोनी है, ये छोटी है तो ये 2 GB की कॉलोनी है, ये और छोटी है तो ये 512 KB की कॉलोनी है, यानी कि इसके अंदर कम घर है, ठीक है। इससे मेरा क्या मतलब है, जितनी बड़ी कॉलोनी उतने ज़्यादा लोग, यानी कि उतना ज़्यादा डेटा हम यहाँ पे कह रहे हैं, उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डेटा हो। अब कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करती है। किसके साथ काम करती है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर का वो भाग जो सारी की सारी कैलकुलेशंस करता है, वास्तव में वो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि जो डाटा पे प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 5 और 3 में 5 और 3 को जोड़ना है, तो 5 और 3 क्या है, यहाँ पे आपका डेटा है, और क्या करना है, जोड़ना है, ये क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो माइक्रो प्रोसेसर ही कंप्यूटर का वो भाग है जो एक्चुअल में 5 और 3 को जोड़ेगा। तो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वास्तव में जो प्रोसेसिंग का कार्य होगा वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा होगा। बट ये 5 और 3, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन ये कहाँ होंगे, उससे पहले कहाँ से उठाएगा ये इन्हें, प्राइमरी मेमोरी से। ये 5 और 3 जो है प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे, और माइक्रो प्रोसेसर जो है प्राइमरी मेमोरी के साथ मिलके इस पे काम करेगा, और फिर हमें जो है रिजल्ट दिखाएगा आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये 5, 3 और प्लस ये क्या है, ये यहाँ पे इस मेमोरी में डेटा है, इसके साथ साथ क्या है, निर्देश भी आ जाते हैं। और अब माइक्रो प्रोसेसर इस पे काम करेगा, तो जितनी बड़ी, जैसे मैंने अभी कहा, जितनी बड़ी कॉलोनी उतना बड़ा आप मेमोरी यहाँ पे मान लो। तो कंप्यूटर में मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर, और फिर कंप्यूटर को कह दूं मैं सीधा सीधा वो मेमोरी के साथ कैसे काम करता है, कि हर एक मेमोरी, जैसे ये आपका पूरा अब क्या है, अब ये कॉलोनी नहीं है, अब ये मेमोरी बन गई, और इस मेमोरी में जो है बहुत सारे बिट हो गए। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे उसे आज की वीडियो में।
मेमोरी को जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। अब इसमें जो है छोटे 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 बिट्स हो गए और हर बिट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है या फिर एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये बिट्स हो गए। अब एक बिट को आप अगर उठा लो या फिर एक बाइट को उठा लो, किसी भी एक मेमोरी यूनिट को उठा लो, वो क्या होती है? मेमोरी लोकेशन। वो होती है मेमोरी लोकेशन। और हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस, या फिर सिर्फ एड्रेस से भी आप नोटेशन दे सकते हो। तो अब कंप्यूटर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस आपने दिया वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एड्रेस का यूज़ करके यहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ पे भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उसे उठाएगा, उस पर काम करेगा और उसे जो है रिजल्ट जब आ गया वापस किसी मेमोरी की किसी सेल के अंदर डाल दिया, किसी भी बिट या बाइट के अंदर डाल दिया। इसी तरीके से हम कार्य करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर भी कार्य करता है। एक मेमोरी लोकेशन होगी, एक मेमोरी लोकेशन होगी, एक मेमोरी का एड्रेस होगा और कंप्यूटर उस मेमोरी का एड्रेस इस्तेमाल करके उस लोकेशन तक पहुंचेगा। उस लोकेशन से जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होगी वो उठाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को देगा, माइक्रो प्रोसेसर उस पर काम करेगा और वापस जब रिजल्ट दे देगा वापस इस मेमोरी में डाल देगा और फिर आउटपुट डिवाइसेस इसका इस्तेमाल करके हमें डिस्प्ले पे रिजल्ट दिखा देंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था कि थोड़ा सा आपको पता लगे कि एक्चुअली कंप्यूटर पीछे जो आपके काम कर रहा है, जो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे होते हैं, है ना। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मुझे पता है, बट मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। क्योंकि ये कंप्यूटर है, जो चीज़ 0 और 1 पे चलती है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आप सोच सकते हो। तो इसलिए इसे बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी, बट ठीक है, हमने मेमोरी की बात कर ली। अब मेमोरी का आपको मैंने बता दिया 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका था प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा आपका था सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब क्योंकि ये तो हम बात कर ही चुके हैं, हमें करनी थी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 तरह की थी, रोम और रैम। और रोम आपकी 3 तरह की थी, पी रोम, ई रोम और थर्ड है आपका ई रोम। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं पी रोम को। सबकी जो फुल फॉर्म होगी, आधी डेफिनेशन जो है इसी से मिलने वाली है हमें, ठीक है। सबकी आपको डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा कि ये कैसी मेमोरी होगी, किस तरीके से आप इसे डिफाइन कर पाओगे। बट उससे पहले इन सब चीज़ों को मैं इन तीनों को बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं पहले रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। नाम क्या है इसका, रीड ओनली मेमोरी। पढ़ तो रहे होंगे आप इसको, क्या लिखा हुआ है, रीड ओनली। क्या होता है इसका मतलब, जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके, यानी कि वो मेमोरी जिसको पढ़ा जा सके बार बार, ठीक है। वो मेमोरी जिसको आप एक बार लिखते हो और बार बार पढ़ सकते हो, वो आपकी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और जो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम है आपकी, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मैं आपको पहले हिंदी में मतलब बताता हूँ, ठीक है। रैम को मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इन दोनों को भी हटा देता हूँ। तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मैं पहले आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ, ताकि डेफिनेशन मुझे बतानी ही ना पड़े, आपको खुद ही समझ आ जाए। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं, केमिस्ट्री या फिर सिंपल जनरल इंग्लिश में, जो चीज़ उड़ सकती है, जो चीज़ खुद नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकती है, यानी कि ख़त्म हो सकती है। और नॉन वोलेटाइल फिर क्या हो जाएगी, वो चीज़ जो समय के साथ
समय के साथ इवेपोरेट या फिर ख़त्म नहीं होती, समय के साथ नॉर्मल कंडीशंस पे ख़त्म नहीं होती, वो आपके होते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर जो रोम है आपकी वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी मेमोरी है ये जो नॉर्मल स्टेट पे, नॉर्मल कंडीशंस पे नष्ट नहीं की जा सकती। इसके अंदर के जो प्रोग्राम होंगे वो नष्ट नहीं होंगे। कब? जब उससे बिजली चली जाए। अगर ये मेमोरी, कंप्यूटर की भाषा में हम बात करते हैं, अगर ये मेमोरी ऑफ स्टेट पे है यानी कि बिजली का प्रवाह है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है, ऑफ स्टेट पे है, तो इसके मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो क्या होंगे? वो नष्ट नहीं होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। या फिर वो हम सिंपल कह सकते हैं वो डैमेज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे ही लाइट आएगी या जब भी आपको उसे इस्तेमाल करना होगा, आप क्या करोगे? उसे रिट्रीव कर सकते हो। तो इस तरह की आपकी मेमोरीज होती हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, और आप कह सकते हो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें बिजली चले जाने पर डाटा संग्रहित रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। अब आ जाते हैं वापस टाइप्स की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहला है इसमें पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से लग रहा है आपको प्रोग्रामेबल, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें आप क्या करते हो, एक बार उसमें आपने प्रोग्राम डाल दिया, बस बात ख़त्म। उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। उस प्रोग्राम को आप बार बार जितनी बार चाहो, तब तक आपका हार्डवेयर ही डैमेज ना हो जाए, तब तक आप उसको पढ़ सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस तरह की आपकी मेमोरीज जो हैं पी रोम के अंदर आती है, ठीक है। तो इसे एक बार लिखा जाता है, इसमें बोल रहा है प्रोग्रामेबल, तो इसका मतलब इस तरह के मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को एक बार लिखा जाता है और फिर उसे हम बार बार पढ़ते हैं। तो आपका ये हो गया पी रोम। दूसरा है आपका ई पी रोम। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ई पी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस बार प्रोग्रामेबल तो है, यानी कि एक बार लिखा तो जा सकता है और बार बार पढ़ा भी जा सकता है क्योंकि रोम है, बट इरेजेबल भी है, यानी कि इस बार इरेजेबल यानी कि मिटाया भी जा सकता है, प्रोग्रामेबल यानी कि फिर से प्रोग्राम लिखा भी जा सकता है। तो ईपी रोम क्या हो गई आपकी? वो मेमोरी टाइप, वो रोम जिसके अंदर एक प्रोग्राम को फिर से उसमें जो है प्रोग्राम को डिलीट करके फिर से दोबारा भी लिखा जा सकता है। पर कंडीशन क्या है? जब आप इससे ईपी रोम से किसी भी प्रोग्राम को हटा रहे होंगे तो आपको यूवी रेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है आप इसे नॉर्मल प्रोसेस से जो है इससे डाटा निकाल सकते हो, आपको यूवी रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप इससे डेटा को जो उसमें पहले से लिखा हुआ है उसे ख़त्म कर पाओगे और उसके बाद उसमें नया प्रोग्राम, नया डेटा डाला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद थर्ड टाइप है आपका ई पी रोम। ई पी का यहाँ पे क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जो प्रोग्रामेबल तो है, यानी कि आप इसमें डेटा डाल दोगे और उसे फिर बार बार पढ़ते रहोगे, इरेजेबल भी है। तो इसमें अंतर क्या है? ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, यानी कि आप ईपी रोम में क्या कर रहे थे? अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करके डेटा को मिटा रहे थे पॉइंट बाय पॉइंट या फिर बिट बाय बिट। इसमें क्या होगा? आप इलेक्ट्रिसिटी से ही, ठीक है, यानी कि आपको कोई अलग तरह की रेज या अलग तरह की किरणों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है इससे डेटा को हटाने के लिए। आप इसे जो है बिजली, विद्युत प्रवाह के साथ ही इसमें से डेटा को या प्रोग्राम को हटा सकते हो और फिर एक नया प्रोग्राम इसमें डाल सकते हो जो बार बार यूज़ किया जा सके, ठीक है। ये हुए आपके इसमें तीन प्रकार,
इसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है, रोम के अंदर ही एक और प्रकार होता है आपका, और वो होता है आपका फ्लैश मेमोरी। वो होता है आपका फ्लैश मेमोरी। ये चौथा पार्ट इसी में आता है ना। आपकी कुछ बुक्स में है और शायद लेटेस्ट में आया हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज़ ये पता है कि आपको ये पता होना चाहिए, फ्लैश मेमोरी। ये इसका फोर्थ पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, आपने डेटा को लिख दिया, उसके बाद आप जब तक चाहो उस डेटा का इस्तेमाल करो और उसे जो है बार बार पढ़ते रहो। ये एक तरह की EEPROM ही होती है, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही नया प्रोग्राम लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही उसमें से पुराना प्रोग्राम हटा भी सकते हो, और जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक आप उस प्रोग्राम को बार बार पढ़ सकते हो, उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर सर इसमें डिफरेंस क्या है, EEPROM ही कह देते हैं हम इसे, अलग से हमने इसका नाम फ्लैश मेमोरी क्यों रखा? तो उसका रीज़न ये है कि EEPROM में जिस तरीके से डेटा को मिटाया जाता है वो मिटाया जाता है लाइन बाय लाइन या फिर बिट बाय बिट। यानी कि जैसे ये मेमोरी हो गई, ठीक है, ये मेमोरी हो गई, ये बिट्स हैं, जैसे कि इसमें डाटा है 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1। तो EEPROM में क्या होता है, आप पहले इसे मिटाओगे, फिर आप इसे मिटाओगे, फिर इसे मिटाओगे, मतलब आप बिट बाय बिट इसमें डेटा को मिटा रहे हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया। फ्लैश मेमोरी में क्या हुआ, अब क्योंकि इसमें एक एक करके मिटा रहे थे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, कुछ इसका एक एडवांस फॉर्म बनाई गई जिसमें क्या हुआ, ये आपकी पूरी की पूरी बड़ी कॉलोनी थी, ठीक है, ये इसमें एक ब्लॉक था, ये A ब्लॉक हो गया, ये इसमें B ब्लॉक हो गया। इसमें क्या किया इन्होंने, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी क्या हुआ, ये इसका एडवांस वर्जन बनी, और इन्होंने क्या किया, इसमें जब प्रोग्राम को मिटाने की बात आई तो इन्होंने जो है ऐसे नहीं मिटाया कि एक बिट मिटी दूसरी बिट मिटी, इन्होंने ब्लॉक का ब्लॉक मिटाया। उससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, डेटा को मिटाने की स्पीड बढ़ गई, और इसलिए फ्लैश मेमोरी जो है एक ऐसा माध्यम बनी जिसमें आप क्या कर सकते थे, दो कंप्यूटर के बीच में किसी भी डिजिटल डेटा का एक्सचेंज कर सकते थे। और फ्लैश मेमोरी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो है पेन ड्राइव। अब अभी से आप ध्यान से समझो, पेन ड्राइव में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी, कोई डेटा या कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, जब तक आप चाहो उसे बार बार आप कंप्यूटर में लगाओगे, आप उसका इस्तेमाल करोगे, आप जब तक करते रहोगे जब तक आप उसे डिलीट ना कर दो। अब EEPROM में किसी चीज़ को डालना और फिर उसे निकालना तो महंगा था, और दूसरा टाइम ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा लगता था, टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। तो फ्लैश मेमोरी बनाई गई, यानी कि एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस बनाई गई, और पेन ड्राइव से और भी दूसरी अलग चीज़ें हैं जो फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, कैमरे का कार्ड होता है, वो सब की सब आपकी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। तो इसे फास्ट कर दिया गया, बस इसका ही फास्ट वर्जन जो है फ्लैश मेमोरी कहलाता है। इसमें ब्लॉक के ब्लॉक डिलीट करे गए और फिर नई इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी गई, ठीक है। और हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया, एक कंप्यूटर से, जैसे मेरे पास इस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है A, इसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पेन ड्राइव में या फ्लैश मेमोरी में उस सॉफ्टवेयर को डालूंगा, फिर इसमें लगाऊंगा उसे और इसमें जो है ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो और फास्ट तरीके से हो सके, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक डिलीट करना ज़रूरी था, रादर देन कि एक एक सेल से हम डाटा को डिलीट करें, डाटा को मिटाएं। इस तरह की मेमोरीज आपकी जो है फ्लैश मेमोरी हुई। एग्जांपल्स मैंने बता दिए, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा के कार्ड्स, आपके मेमोरी कार्ड जो थे वो आपके क्या कहलाते हैं, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर है आपको? तो हमने रोम पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं रैम पे। अब हम आ जाते हैं रैम पे। रैम क्या है, जैसे अभी बताया आपको मैंने, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स थे, एक रोम एक रैम। रोम हमने पूरा पढ़ लिया, रोम क्या होता है, इसके टाइप्स हमने पूरे पढ़ लिया। अब आ जाते हैं रैम पे। रैम आपकी दो तरह की होती थी, एक आपकी होती थी एस रैम, दूसरी होती थी आपकी डी रैम। एस रैम को उठा लेते हैं, सिंपल एस रैम, मैंने कहा था फुल फॉर्म से ही डेफिनेशन निकालेंगे। एस रैम का क्या मतलब हो गया, स्टैटिक रैम। रैम की फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है, स्थिर। इंग्लिश मीनिंग क्या होता है स्टैटिक का,
जो चीज़ बदले ना, है ना, जो चीज़ स्थिर हो, जो चीज़ हिले डुले ना। तो बेसिकली कंप्यूटर की वो मेमोरी, कंप्यूटर की या फिर मेन मेमोरी का वो पार्ट जिसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है आपका, स्टैटिक होता है, यानी कि वो स्थिर होता है। ठीक है, हालांकि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा, फिर ये और भी आसान हो जाएगा। रैम क्या होता है आपकी, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर तब इस्तेमाल में लेता है जब आप उस पर कोई कार्य कर रहे होते हो, यानी कि जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो वो कंप्यूटर जो है टेम्परेरीली रैम में होल्ड करता है, और रैम उस पर जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिलकर कार्य करती है, और फिर जब रिज़ल्ट आ जाता है उसका तो वो जो है वापस रैम के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर रैम जो है आउटपुट यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो रैम क्या है आपकी, वो टेम्पोररी मेमोरी जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिलकर कार्य करती है टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि कुछ देर तक, ये जब तक एक प्रोग्राम चल रहा है उसे उसका डेटा होल्ड करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके रिजल्ट्स होल्ड करती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वाइप यानी कि जैसे ही काम ख़त्म हुआ वो डेटा जो रैम में था, जो इन्फॉर्मेशन रैम में थी, जो रिजल्ट्स रैम में थे, वो सारे के सारे वाइप हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं वहाँ से, और मेमोरी जो है अगले टास्क के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह की मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम कहलाती है। अब इसकी जो आप फुल फॉर्म देख रहे होंगे वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये मेरे पास मेमोरी है, इसमें ये जो है मेमोरी लोकेशंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक लोकेशन, ये लोकेशन, तो रैंडम एक्सेस यानी कि इसमें जो है ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर ने इधर से किसी डाटा को या इंस्ट्रक्शन को सर्च करना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत देर लगेगी। तो कंप्यूटर को क्योंकि थोड़ा सा तेज़ बनाना था, तो सारा डेटा एक साथ कहीं से भी एक्सेस किया जा सके उसी समय में। तो ये कंप्यूटर जो है इसमें डेटा को ऐसे लाइन से नहीं ढूंढता, कंप्यूटर आता है इसमें ऐसे सीधा कि अच्छा पूरी सारी सेल्स देख ली एक ही बार में, कहीं से भी रैंडमली, अच्छा यहाँ पे है ये डाटा, यहाँ से उठाया, इस पर काम किया और ख़त्म। तो इसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस करता है, रैंडमली एक्सेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, किसको, इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को। ठीक है, तो टेम्परेरी, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक अस्थायी मेमोरी है। जैसे ही लाइट चली जाती है, जैसे ही स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, जितना भी इसके अंदर डेटा था सारा का सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब आप लाइट दोबारा ऑन करोगे तब आपको मिलेगा कि इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, जो लास्ट में बचा हुआ था वो सब खत्म हो गया। तो जब तक स्विच ऑन है तब तक रैम के अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जहाँ पे आपका स्विच ऑफ हुआ वहीं पे आपकी जो है रैम के अंदर जो चीज़ें बची थी, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन था, वो ख़त्म हो गया। अब टाइप्स पे फिर आपस आ जाते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक, DRAM में यहाँ पे डी स्टैंड करता है डायनामिक के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक रैम वो होती है, सॉरी भाई बच्चों यार, बार बार या तो कोई बेल नॉक बजा देता है। इस बार बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एस रैम क्या होता है आपका, स्टैटिक। यहाँ पे एस किसके लिए था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नाम से पता लग रहा होगा स्टैटिक यानी कि जो चीज़ स्थिर हो, जो चीज़ स्थिर हो, यानी कि एस रैम कंप्यूटर की वो रैम टाइप होती है, मेमोरी की वो रैम टाइप होती है जिसके अंदर जो डेटा, इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है ना। और ये जो है बहुत ही तेज़ी से काम करती है कंप्यूटर के अंदर इस तरह की मेमोरी। जहाँ पे अगर हम दूसरे हाथ पे डी रैम की बात करें, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन और कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो क्या होगा, स्टैटिक नहीं होगा। क्या होगा, स्टैटिक नहीं होगा, यानी कि इसमें आप पावर सप्लाई अगर कंटिन्यू भी रखते हो, अगर विद्युत जो है लगातार इसमें प्रवाह कर रही है, तब भी इसमें चांसेस होते हैं कि डेटा हमारा क्या हो जाएगा,
लीक हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ लॉस्ट हो सकती है। और आपने देखा भी होगा कुछ रैम के साथ में क्या दिक्कत होती है कि आप कंप्यूटर चला रहे हो और कंप्यूटर हैंग हो गया, तो कंप्यूटर हैंग हो गया, कंप्यूटर से लोड झेला नहीं, तो एकदम से कंप्यूटर की बिल्कुल पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ गई। यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें जो रैम में उस वक्त चल रही थी, जो सब डाटा इंस्ट्रक्शंस थे, प्रोग्राम रनिंग मोड में थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि लाइट चली गई, लाइट होने के बाद भी लीक हो गया। तो इसलिए डी रैम में जो है एक चीज़ लगाई जाती है, रीजनरेटर सर्किट्स। रीजनरेटर सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रीजनरेटर सर्किट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जगह कम है। ठीक है। रीजनरेटर सर्किट्स का जो है डी रैम के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसमें जो है डाटा को एज इट इज़ रखा जा सके, है ना। डाटा जो है ऐसे लीक ना हो, या फिर हो तो फिर कम से कम चांसेस हों उसके, क्योंकि पहले जो है रैम बनी थी तो उसमें अक्सर करके ये होता था। अब तो खैर इम्प्रूव हो गई हैं सब चीज़ें, अब इतना नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। तो इसमें जो है अब रीजनरेटर सर्किट्स लगे, और ये जो है इसके अंदर अपनी चीज़ें पहले से ही थी, तो इसकी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ गई। अब आप सोचोगे कि सर अगर ये कामयाब है ही नहीं तो सर हम ऐसे एस रैम को यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक रीज़न है, एस रैम जो है बहुत ही महंगी होती है, तो आम कंप्यूटर में एस रैम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए ये सस्ती है, क्योंकि तो इसी में जो है हम आम कंप्यूटर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उसमें डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल होता है। और अब इसी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें जो है कुछ सर्किट्स मिलाए गए और कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, कुछ और नई डेवलप्ड रैम्स बनाई गई इसके अंदर एस रैम के, ताकि इस तरह के इश्यूज़ रिजॉल्व हो सके कि इसमें डेटा लीक हो रहा है या फिर पावर नहीं भी जा रही है तब भी जो है डेटा ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब आपको एक चीज़ अगर दिख रही होगी इसमें, ये कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, रैम में पावर गई, पावर ऑफ होते ही क्या हो रहा है, डेटा ख़त्म हो जा रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही उसमें पावर की सप्लाई गई, आपका जो डाटा है वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि रोम क्या था, आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी था, इसमें डेटा ख़त्म नहीं होता पावर के जाने के बाद भी। अब एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। वो मैंने आपको उस चार्ट में नहीं बताई थी, मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। जैसे कैश मेमोरी इन दिनों कंप्यूटरों में आने लगी है, आम कंप्यूटर जो आप खरीदते हो नए मॉडल वाले। और कैश मेमोरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कंप्यूटर की स्पीड के साथ। इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ होता है कंप्यूटर की स्पीड के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी कैश मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी। अब ये होता क्या है, कैश मेमोरी जो है एक स्पेशल मेमोरी टाइप है, स्पेशल तरह की एक विशेष प्रकार की मेमोरी है, जो क्या करती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी के साथ मिलके प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ या बीच में लग के कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। क्या करती है, ये एक स्पेशल तरह की मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी के साथ मिलके और माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है। कैसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पे क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छी बात है कि कैसे बढ़ा रही है सर। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ आपको, जैसे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपकी पीएम प्राइमरी मेमोरी है, प्रधानमंत्री नहीं है। और यहाँ पे आपका ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, एमपी लिख देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपकी रैम है। तो अब क्या हो रहा था, जब भी हमें कोई कार्य कोई टास्क कराना होता था कंप्यूटर से, तो क्या होता था, डाटा और इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ आ गए मेमोरी में। अब जैसे एक डाटा ये इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बहुत सारे डाटा इंस्ट्रक्शंस आ गए, हर बार माइक्रो प्रोसेसर जो है उस डाटा को उठाएगा, उस पर काम करेगा, फिर उसे वापस छोड़ेगा, फिर उठाएगा, फिर छोड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। हर बार जो है माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे आके उस चीज़ को ढूंढना पड़ रहा है पहले, फिर ढूंढ के उस पर काम करना पड़ रहा है, फिर वापस जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, अब कैश मेमोरी आई कि मैं जो है क्या करूँगी, अब कैश मेमोरी आई और कैश मेमोरी क्या करेगी, है ना, मतलब ये मैं फीमेल की तरह नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ कैश मेमोरी आई, वो कह रही है कि अब मैं क्या करूँगी,
ठीक है। तो कैश मेमोरी आई और कैश मेमोरी ने क्या किया कि कैश मेमोरी ने सबसे पहले ये चीज़ पहचानी कि कौन सा ऐसा डेटा और इंस्ट्रक्शन है जो माइक्रो प्रोसेसर जो है बार बार इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कॉमन इंस्ट्रक्शन, सामान्य डेटा और सामान्य इंस्ट्रक्शन या सामान्य प्रोग्राम कौन सा है जो माइक्रो प्रोसेसर को बार बार चाहिए। तो उसने क्या किया, इसको अब यहाँ से बार बार ना जाके उसने कहा कि अच्छा ये 1 2 3 चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को बार बार चाहिए। तो उसने क्या किया कि अच्छा ठीक है, तुम इसे यहाँ से मत लो, मैं आपके पास आ जाती हूँ, पास में खड़ी हो जाती हूँ आपके, और ये 1 2 3 चीज़ जो है आप मेरे से ले लो, क्योंकि आप इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये 1 2 3 चीज़ मैं अपने पास रख रही हूँ, आप इसे मेरे से बार बार ले लेना और जल्दी मिल जाएगा आपको। तो अब क्या हुआ, कैश मेमोरी ने क्या किया, कैश मेमोरी जो है माइक्रो प्रोसेसर के ज़्यादा क्लोज आ गई और इसने इस मेमोरी से उस चीज़ को उठा लिया जो कंप्यूटर को, माइक्रो प्रोसेसर को बार बार चाहिए थी। तो अब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नए चीज़ के लिए जाना पड़ रहा है, नया कुछ डाटा है, नया इंस्ट्रक्शन है जो वो बार बार यूज़ नहीं करता, बाकी जो है वो यहाँ से उठा रहा है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जिससे कंप्यूटर की स्पीड जो है फास्ट हो गई। समझ में आया आपको ये? ठीक है, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करना, फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है कैश मेमोरी ने क्या किया, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा दिया। इन दिनों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतने ज़्यादा कॉमन प्रोग्राम्स को अपने साथ होल्ड कर सकता है और उतने ज़्यादा फिर कंप्यूटर की आपकी स्पीड कंसिडर की जाएगी, या फिर उतनी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप जब कंप्यूटर लो तो इन दिनों आप देखते हो, पहले आप देखते थे कि रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, विंडोज़ कितनी है। इन दिनों आप ये भी देखने लगे हो कि कैश मेमोरी कितनी है। कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा अच्छी, कि ग्राफिक कार्ड कितना है ना, गेम खेलना है तो भाई ग्राफिक कार्ड तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप देखते थे, अब हम कैश मेमोरी भी देखते हैं कि कैश मेमोरी कितनी है, क्योंकि स्पीड उससे इम्पैक्ट होगी। अब एक चीज़ और इसमें जो मैं आपको बताने वाला था कि कैश मेमोरी, हाँ, कैश मेमोरी के साथ में 2 चीज़ें आती हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम है ना, ये 2 टर्म हैं जो अक्सर करके यूज़ करी जाती हैं, हालांकि ये कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेमोरी साइकिल टाइम। तो जब भी कैश मेमोरी आ जाती है किसी कंप्यूटर में और वो इसकी स्पीड बढ़ाती है, तो वो करती क्या है, बेसिकली वो जो मेमोरी एक्सेस टाइम है और मेमोरी साइकिल टाइम है वो घटा देती है उसे। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है कि जब ये माइक्रो प्रोसेसर था, ये मेमोरी थी, इसे यहाँ से यहाँ तक आके उस डेटा को ढूंढने में जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो यहाँ पे है इसके पास, तो वो यहाँ पे थोड़े आएगा माइक्रो प्रोसेसर ढूंढना, वो यहाँ जाएगा। एक तो ये हो गया कि क्या हुआ, मेमोरी एक्सेस टाइम घटा दिया। और मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है कि किसी माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर में एक मेमोरी पे जो डेटा है या मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन है उसे ढूंढना, ठीक है, उसे ढूंढ के एक्सेस करना, ये तो हो गया मेमोरी एक्सेस टाइम। और मेमोरी साइकिल टाइम क्या हो गया कि आपका एक प्रोग्राम चल रहा है और उसे बंद किया आपने, एक प्रोग्राम चल रहा था उसे बंद किया और दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो क्या होगा, जैसे एक प्रोग्राम चल रहा था तो ये मेमोरी भरी हुई होगी, जब आपने उस प्रोग्राम को क्लोज किया तो ये मेमोरी वाइप होगी, यहाँ से मेमोरी खाली होगी कि ठीक है दूसरे के लिए जगह बनाओ। अब दूसरा जब आपने स्टार्ट किया तो उसके सारे के सारे जो हैं डेटा इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी में फिर से भरने शुरू होंगे। तो इस चीज़ ने क्या कर दिया कि भाई सिर्फ वो लोग यहाँ से चले जाओ जिनका काम नहीं है, जो अगली बार भी फिर यूज़ होंगे, कॉमन है, वो यहीं रुक जाओ, मेरे पास हैं वो, सिर्फ उतना ही डेटा अंदर आएगा जिसकी नए प्रोग्राम को चलाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या हुआ, मेमोरी साइकिल टाइम जो है घट गया। तो मेमोरी साइकिल टाइम किसे कहते हैं, एक प्रोग्राम के बंद होने के बाद जब हमने दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया उस पूरी एक साइकिल में जितना समय लगा उसे हम मेमोरी साइकिल टाइम कहते हैं। और वो जो है ये दोनों चीज़ें घटा के कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान भी था, इंटरेस्टिंग भी था। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, और बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सेकेंडरी मेमोरी, पहले बात तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब आपने अब पूरा पढ़ लिया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, कितने टाइप की होती है, तो आपने प्राइमरी मेमोरी के साथ 2-3 चीज़ें देखी होंगी कि एक तो प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है, यानी कि लाइट गई डेटा गायब। दूसरी चीज़ एक्सपेंसिव बहुत है,
एक्सपेंसिव होता है, यानी कि आप एक चीज़ देखो, अगर आपको एक 500 GB की हार्ड डिस्क लेनी है जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो कितने रुपए की होगी? 4-5 हज़ार रुपये की होगी, ठीक है। मे भी महंगी हो सकती है, मुझे नहीं पता मार्केट रेट। और अगर आपको यहीं पे 500 GB की रैम लेनी पड़ जाए तो भाई मैं मान रहा हूँ ये 1 लाख रुपए से तो कम क्या ही आएगी, ठीक है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ मेरे आइडिया से, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ही होगा। तो महंगी बहुत थी, है ना। और क्योंकि जो आपकी रैम होती है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। तो प्राइमरी मेमोरीज के साथ कुछ दिक्कतें थी कि एक तो वो लाइट भागते ही ख़त्म हो जाती थी, दूसरी वो एक्सपेंसिव थी, ज़्यादा डाटा को अगर हमें स्टोर करना था तो वो फिर आम आदमी के लिए उसे जो है इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता था। तो इस तरीके के 2-3 जो हैं अच्छे सॉलिड रीज़न रहे, इसलिए हमने जो है प्राइमरी मेमोरी को डेवलप किया और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। सॉरी, इसलिए हमने सेकेंडरी मेमोरी को डेवलप किया और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यार, कभी कभी जो है ना हो जाते हैं वर्ड्स इधर उधर। अब सेकेंडरी मेमोरी आपको मैंने बताई थी 2 तरह की थी। एक होती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। OPTICAL, ऑप्टिकल स्टोरेज। अब नाम से अगर आपको पता होगा, है ना, थोड़ा सा अगर फिजिक्स पढ़ी हो, है ना, 9th-10th क्लास में, तो मैग्नेटिक यानी कि वो चीज़ें जो चुंबक या चुंबकीय प्रभाव के आधार पे काम करती है, वो आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज होगी। यानी कि जहाँ पे चुंबकीय विधि, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे चुंबकीय विधि के आधार पे जो डिवाइसेस काम करेंगी वो आपकी जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगी। वहीं पे दूसरी चीज़ आ गई है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का सीधा सीधा ताल्लुक होता है किरणों से, यानी कि लाइट या रेज से, ठीक है। तो वो डिवाइसेस जो किरणें या लाइट रेज पे के सिद्धांत या के विधि पे काम करेंगी वो आपकी हैं सारी की सारी ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आएंगी। अब एक एक करके इन दोनों को बस मैं एक ही साथ बता देता हूँ, है ना। क्या होता है, इनके 5-6 उदाहरण है हमारे पास और 5-6 उदाहरण को थोड़ा सा समझ लेंगे, बाकी आप बुक से पढ़ लेना और नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे, ओके। तो उससे पहले मैं एग्जाम्पल लेके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। एक चीज़ है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसकी लिमिटेशन क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। लिमिटेशंस वैसे इनकी कोई ऐसा बहुत बड़ी है नहीं, क्योंकि जो लिमिटेशंस आपकी बुक में दी गई है उन पे पहले ही काम किया जा चुका है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा तो आपके पास 1-2 पॉइंट हों बताने के लिए। और एडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। दे हैव हाई कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर आप बहुत सारा 500 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB तक डेटा जो है आप आराम से स्टोर कर सकते हो। दूसरा, ये रिलायबल है, यानी कि इन पे आप भरोसा कर सकते हो। भरोसा इन सेंस क्या कि ऐसा नहीं होगा रैम या प्राइमरी मेमोरी की तरह कि आपने इसमें डेटा डाला और लाइट गई और डेटा गया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक किसी बेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी जो भी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस थी वो डैमेज हो जाए और उसके बाद आपका डेटा जो है वो मिस हो जाए या जो खो जाए, कुछ भी हो जाए। बट ऐसा रेयर केसेस में होता है, तो ये थोड़ी सी जो है ज़्यादा भरोसेमंद है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं जो वो है कि लो कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट होती है, इसके जो दाम होते हैं वो बेसिकली कम होते हैं कंपेयर टू एनी अदर मेमोरी टाइप। फोर्थ पॉइंट इसमें है आपका पोर्टेबल से यहाँ पे क्या मतलब है मेरा कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई हैं, इन दिनों एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स आ गई हैं, उसमें आप क्या करते हो, आपने जो है एक हार्ड डिस्क ड्राइव में अपना डेटा डाला और आप जो है उसे यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि रैम निकाल दी फिर दूसरी जगह डाला तो उसमें तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ होते ही वो डेटा गया। बट इसमें क्या हुआ, आपने हार्ड डिस्क ड्राइव में एक कंप्यूटर से डेटा डाला, उसके बाद आप उसे किसी भी दूसरे कंप्यूटर में लगा लो, वहाँ पे आपको आपका डेटा वापस मिल जाएगा। आप उसे जो है एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर में, है ना। उसे आप यहाँ से कहीं पे और भेज सकते हो। तो पोर्टेबल यानी कि डेटा का जो फ्लो है उसे इधर उधर ले जाना वो जो है आसान है। किसके साथ में, आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उनके साथ में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे जो हो सकता है वो क्या है आपका, ये डिवाइसेस जो हैं आपकी क्या होती है, रीयूजेबल होती है। रीयूजेबल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि आपके पास ये हार्ड डिस्क ड्राइव थी, आपने इसमें जो है 500 GB डेटा भर लिया। जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी है 128 GB, आपके फ़ोन की अगर मेमोरी है तो क्या हुआ, आपने उसे जो है 60 GB भर लिया। आपको लगा कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाटा है जो अब मेरे यूज़ का नहीं है, आप क्या करोगे, उसे आप डिलीट करोगे, फिर उसमें उसकी जगह पे क्या करोगे, नया डेटा रख लोगे। तो यानी कि इसमें आप डेटा को फिर से लिख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसे बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है आपका रीयूजेबल है, ठीक है। अगर ये कट जाए ना थोड़ा सा नीचे से तो उसे मैं बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ जाया करो। अब इसकी बात करते हैं हम लिमिटेशन की कि इसमें नुकसान क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो नुकसान होता है ना वो होता है वायरस का। अगर आपकी एक बड़ी सी स्टोरेज डिवाइस में वायरस आ गया तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि इसका सॉल्यूशन जो है बहुत हद तक अभी एग्जिस्ट करता है। एंटीवायरस आते हैं कुछ बहुत अच्छे, वो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव से या फिर आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से वायरस को रिमूव कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब वो वायरस को रिमूव कर रहे होते हैं तो फाइल को करप्ट कर देते हैं। वो फाइल जो है फिर उतनी मतलब उसमें फाइल में से कुछ वायरस के साथ साथ वो फाइल से निकल जाती हैं। उससे क्या होता है, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन उस तरीके से फिर जो है कार्य नहीं करती जिस तरीके से उसे करना चाहिए। और दूसरा इसमें जो इशू है वो है आपका स्पीड। दूसरा इसमें जो है आपका वो है स्पीड, कि इसकी जो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, लो होती है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। भाई रैम में जो है डाटा इतनी जल्दी गया, 2 GB इतनी जल्दी बाहर निकल गया। बट इसमें क्या होगा, 2 GB डेटा को इनपुट आउटपुट में जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन आ गया है ना। SSD जब से इंट्रोड्यूस हुई हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं SSD। पहले एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं मैकबुक जैसे, उनमें SSD का यूज़ आता था, इसलिए उनकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होती है अगर आपने देखा होगा। बट आजकल ये जनरल कंप्यूटर जो आ रहे हैं विंडो बेस्ड कंप्यूटर, उनमें भी SSD इंट्रोड्यूस हो गई है। ये जो है नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से 35 टाइम्स तक, जनरली 35 टाइम्स तक फास्ट होती है। इसमें डेटा का ट्रांसफ़र रेट जो है 35 टाइम्स तक फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, जैसे कि मैं अभी बात करने वाला था आपसे एग्जाम्पल की, बट ये चीज़ मुझे ध्यान आ गई है। लास्ट में कराता मैं पर आपको, तो मैंने सोचा पहले करा देते हैं क्योंकि अभी हम इस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें आपके पास आता है फ्लॉपी डिस्क। आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह की, जैसा आपका कैमरे का कार्ड होता है ना, अगर आपने देखा हो तो इसी तरह का आपका क्या होता है, एक फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है। इस तरह का आपका एक फ्लॉपी डिस्क होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लास्टिक की डिस्क लगी हुई होती है जिसके ऊपर एक चुंबकीय या मैग्नेटिक परत चढ़ी हुई होती है। मैग्नेटिक लेयर आप कह सकते हो या फिर चुंबकीय परत आप कह सकते हो। ये चुंबकीय परत क्या करती है, इसके अंदर डेटा को संग्रहित करके रखती है। इसके अंदर क्या करती है, डेटा को संग्रहित करती है। और कंप्यूटर जो है इस डेटा को कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस की मदद से चुंबकीय विधि के हिसाब से इसे पढ़ता है और कंप्यूटर को समझने लायक भाषा में उसे समझाता है और फिर कंप्यूटर उस पर कार्य करता है। फिर हम उसे अपने
आदमी के समझने लायक भाषा में देख पाते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल, फ्लॉपी डिस्क। दूसरी चीज़ आती है आपके पास मैग्नेटिक टेप। दूसरी क्या होती है आपकी? मैग्नेटिक टेप। अगर आपने बचपन में वो एफएम सुने होंगे, ऐसे करके एक जो है आपको स्क्रीन पे इमेज दिख जाएगी और मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ये इस तरह की एक जो है टेप होती थी, इसमें इधर की तरफ जो है एक छेद होता था, दूसरी तरफ इधर की तरफ छेद होता था, जिसमें हम ऐसे पेन डाल के, मुझे नहीं पता आपने किया है नहीं, बट बचपन में हमारे यहाँ था, तो हम इसे इसमें ऐसे पेन डाल के जो है ना, इसमें ऐसे पेन डाल के यूँ घुमाते थे इससे, तो इधर वाली रील जो इस पे लिपटी हुई होती थी वो मैग्नेटिक टेप, वो इधर से जाके इस पे चढ़ जाती थी, फिर हम इसे ऐसे घुमाते थे और फिर कभी ये टूट जाती थी तो वो पूरी की पूरी जो है टेप बाहर आ जाती थी। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं इन्हें मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो टेप होती थी जो यहाँ से इधर की तरफ से यूँ जाती थी और इस पे आती थी, और उसे पढ़ने के लिए यहाँ पे जगह होती थी खाली सी। ठीक है, उसमें क्या होता था, इसमें भी वही कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं कुछ, उन्हें जो है इस टेप पे एज अ इनपुट और एज अ जो है डेटा स्टोर कर लिया जाता है, फिर उसे जो है रीडर पढ़ेगा और फिर उसे जो है एज अ आउटपुट सुनाएगा। इसकी जो एक कमी है या खासियत है, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कह सकते हो, बट वो कमी ही कहूँगा मैं तो, वो ये थी कि ये जो है जिस डेटा को आराम से स्लो राइट करना हो, आराम से पढ़ना हो या आराम से लिखना हो, इस तरह के डेटा को ये इस्तेमाल करते थे। जैसे आपको पता है गाने जब बजते थे तो इसे आराम आराम से घूमता था, आराम आराम से, और आराम आराम से जो है गाना बजता था। अगर आप इसे तेज़ घुमा देते तो गाना बजता ही नहीं था। तो ये बनाई गई थी जब हम डेटा को आराम से पढ़ना चाहते हो या फिर आराम से लिखना चाहते हो। ठीक है, तीसरा आपका एग्जाम्पल है इसमें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं इसको। हार्ड डिस्क वो मॉडर्न सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई होती है और उसे पढ़ने के लिए एक यहाँ पे ऐसे पिन टाइप की एक चीज़ लगी हुई होती है। इस पूरी डिस्क के अंदर, क्योंकि ये सब मैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी मैग्नेटिक वाला कंसेप्ट आएगा। इसमें इसे पढ़ने के लिए यहाँ पे एक ऐसे पिन लगी हुई होती है। आपने वो देखा होगा बड़े से पुराने टाइम का एक वो होता है जिसमें वो 3 इडियट्स मूवी में ना वो सुनता है, वो प्रिंसिपल वो सुनता है गाने, तो एक बड़ी सी जो है प्लेट लगी हुई होती है, उसके ऊपर ऐसे पॉइंटर डाल देते हैं और वो घूमता रहता है और वो बजता रहता है। तो इसी तरीके से इसमें हार्ड डिस्क में जो ये डिस्क होती है इसके अंदर सारा डेटा होता है और ये जो पिन है यहाँ पे ये इस डेटा को रीड करती है। ठीक है, ये समझती है कि इस पर 0 कहाँ लिखा है, टेप पे 1 कहाँ लिखा है। ठीक है, अब ये ऐसे पिन नीचे जाएगी तो ठीक है, ऐसे पिन को समझ में आ गया कि यहाँ पे 0 है, पिन ऊपर उठी तो उसे समझ में आ गया यहाँ पे 1 है। और कंप्यूटर को तो यही भाषा आती है और कंप्यूटर को यही समझानी है इसे बस कि 0 कहाँ पे है और 1 कहाँ पे है। बाकी कंप्यूटर उस 0 1 को खुद जो है कर लेगा उस पर काम, हमारे समझने लायक भाषा में बनाने के लिए। तो ये डिस्क जो है ये सबसे आम चीज़ है, हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर में होता है, हर कंप्यूटर में तो नहीं कहूँगा। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, मैग्नेटिक स्टोरेज हो गई। मैग्नेटिक स्टोरेज हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि जहाँ पे अब लाइट का काम है। अब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था या फिर चुंबकीय विधि के हिसाब से के सिद्धांत पे हम जो है डेटा को पढ़ रहे थे या लिख रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा, हम किरणों के माध्यम से, रेज के माध्यम से, लेज़र के माध्यम से डेटा को लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम कहते हैं सीडी, जिसके बारे में आप सबको पता भी होगा। ठीक है, एक सीडी जो है ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर आप कितना 700 MB तक डेटा जो है स्टोर कर सकते हो। और इस डेटा को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में या डीवीडी रीडर में, या सॉरी सीडी डीवीडी रीडर में एक लेज़र लगी हुई होती है, लेज़र बीम, और लेज़र बीम उस पर पड़ती है और वो फिर उसे डेटा को पढ़ती है और लेज़र बीम के माध्यम से ही उस पर डेटा लिखा जाता है जब वो सीडी ब्लैंक होती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है 700 MB की, बट पहले ये एक आम चीज़ थी। जब मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तब पेन ड्राइव का चलन नहीं था। ठीक है, पेन ड्राइव का जब चलन नहीं था तब हम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वगैरह में ही मूवी देखा करते थे। दूसरी होती है हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में क्या होता है,
नाम से आपको लग रहा होगा ये भी एक जो है इसी तरह की डिस्क है। इसमें भी एक लेयर होती है पूरी की पूरी, इसमें एक लेयर होती है पूरी और ये लेयर जो है एक, मतलब आप इसे ऐसे समझो कि ये जो है सीडी का एक एडवांस वर्जन है। इसमें बट लेयर्स होती हैं कि एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी। इसमें एक लेयर में आप 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो। और अगेन इसे पढ़ने के लिए हम जो है कुछ ऑप्टिकल बेस्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और डिटेल्स में मैंने आपको अभी भी कहा, आप या तो इसे खुद किताब से पढ़ने वाले हो या फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। मैं इसे सिर्फ जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद एक और होता है इसमें DVD, उसका कंसेप्ट भी सेम है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, आप खुद देख लेना। इसके बाद इसमें एक चीज़ जो रह गई है वो है USB पेन ड्राइव। पता नहीं दिख भी रहा है नहीं आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक चीज़ जो मैग्नेटिक स्टोरेज में ही आती है वो है USB पेन ड्राइव। इसे भी मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। ये समझो आप कि हार्ड डिस्क के मिनी वर्जन को हम USB कहते हैं। हार्ड डिस्क के मिनी वर्जन को, हार्ड डिस्क कितनी बड़ी थी तो इसे छोटा कर दो, डेटा भी कम आएगा और काम ये वही करेगी जो एक USB वो जो हार्ड डिस्क कर रही है ना, बस डेटा कम स्टोर करती है और कि ये जो है कंप्यूटर से सीधा बाहर से जोड़ी जाती है। आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव भी बाहर से जोड़ी जाती हैं, बट पहले जो थी हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के साथ लग के आती थी और वो जो है डेटा को इधर उधर करने में काम आती थी। इसी तरीके से पेन ड्राइव है USB पेन ड्राइव, इसको हम USB को फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये कंप्यूटर के स्लॉट में लगती है, जैसे आजकल स्लॉट आते हैं ऐसी। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे करके एक पेन ड्राइव है, इसमें आगे इस तरह की एक चीज़ होती है। ये आगे का पार्ट कंप्यूटर में लग जाता है, जो स्लॉट्स दिए होते हैं लैपटॉप में और कंप्यूटर्स में, और फिर हम जो है इसमें डेटा को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो इसे आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कुछ चीज़ें रह गई जो इसमें, वो हैं यूनिट ऑफ मेमोरी और बूटिंग वगैरह जो मैं आपको बताना चाहता था, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।